डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मिट्टी की सांधी खुशबू, खेतों में लहराती फसल, किसान की मेहनत रंग लाई, गांव में खुशहाली छाई। कृषि में बढ़ती लागत, मिट्टी की कम होती ताकत और बदलता मौसम, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, समेकित कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये एक ऐसी खेती है जहां खेत, पशुपालन, मछली, बागवानी और जैविक तकनीकें मिलकर किसान की आय बढ़ाती हैं, साथ ही मिट्टी की सेहत को भी बचाती हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। तो आज हम चौपाल में चर्चा करेंगे समेकित कृषि प्रणाली कैसे घाटे की खेती को मुनाफे की ओर लेकर जाती है। समेकित कृषि प्रणाली का अर्थ है एक ही खेत पर कई प्रकार की कृषि गतिविधियों का आपसी तालमेल। इसमें फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी को जोड़ा जाता है। इससे खेती में जोखिम कम होता है और किसान की आय के स्रोत बढ़ते हैं। हमारे देश में छोटे और मझोले किसानों का प्रतिशत 85 से ज़्यादा है और इन छोटे मझोले किसानों की खेती का विखंडन भी लगातार हो रहा है। ऐसे में इनकी आजीविका और आय सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे संदर्भ में समेकित कृषि प्रणाली एक सशक्त विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है और जिसमें केवल फसलें ही नहीं बल्कि पशुपालन, मछली पालन, बागवानी और अन्य आय अर्जित करने वाले संसाधन जैसे मधुमक्खी पालन या और दूसरी चीज़ें जिनसे खेती में आमदनी बढ़ाई जा सकती है, इनको समाहित करके एक ऐसा मॉडल विकसित किया जाता है जिससे किसानों को वर्ष भर आमदनी मिले, उनकी जो बाहरी आगतों पर निर्भरता कम हो और अधिक रोजगार मिले तथा उनकी आय भी बढ़े। पहले खेतों में पराली जलाई जाती थी, आज वही पराली बन रही है खेत की ताकत। फसल अवशेषों से कंपोस्ट खाद, मल्चिंग और वर्मी कंपोस्ट तैयार कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और लागत घटती है। इसमें हमारा मुख्य लाभ होता है कि हम किसान की जो आवश्यकता है उसके लिए ही पहला उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी आवश्यकता में अनाज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इसके साथ खनिज वगैरह जो भी आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति अपने फार्म स्तर पर ही हो जाए। इसके साथ हम लागत को कम करते हैं। फार्मिंग सिस्टम में हम फसलों को उगाते हैं, उस फसल में अनाज, लगभग अनाज से हम 40% की इनकम करते हैं। इस अनाज में धान, गेहूं के साथ साथ तिलहन, दलहन एवं सब्जियों को भी उगाते हैं। दूसरे नंबर का इंटरप्राइजेज हमारा आता है डेयरी। इनके साथ साथ मशरूम का साथ में उत्पादन करें। इसके किसान भाई जो भी समेकित कृषि प्रणाली अपनाते हैं, ये लगभग 2 गुना से 2.5 गुना तक उनके उत्पादन आय को बढ़ाता है। समेकित कृषि प्रणाली में फसल विविधीकरण तथा फसल चक्र पर बल दिया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की जैव विविधता में वृद्धि होती है। इस कारण उस क्षेत्र में रोग एवं कीटों का प्रकोप कम होता है, जिससे कि रासायनिक कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों का प्रयोग भी कम होता है। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण सुरक्षा को भी बल मिलता है। इसके अलावा अगर कार्बन अवशोषण या कार्बन स्थिरीकरण की बात की जाए तो समेकित कृषि प्रणाली के विभिन्न अवयव जैसे कि सीमा वृक्षारोपण तथा कृषि वानिकी में बहुवर्षीय फल वृक्षों का समायोजन किया जाता है। समेकित कृषि प्रणाली के प्रमुख घटक हैं अनाज, दाल, तिलहन, सब्जियां, फल, डेयरी,
पोल्ट्री, मत्स्य पालन। इससे एक ही क्षेत्र से पूरे परिवार का पोषण और अतिरिक्त आय संभव होती है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम होता है और जैविक विविधता बढ़ती है। घटक के नाम पे आप कहेंगे तो हमारे पास पशुपालन है, कृषि है, खेती है, मशरूम पालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है। ये सब जो घटक हैं, आयाम हैं, इनसे जो अपशिष्ट निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उसको रिसाइकलिंग करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम अगर उसको हम ठीक से करें तो तकरीबन 60% हम जो अपना उर्वरक की निर्भरता है वो कम कर सकते हैं। हमारे विभिन्न घटकों में जैसे कृषि से हम जो अवशेष निकलते हैं, भूसा और चारा इत्यादि, घास फूस इत्यादि, उसको हम उठा के इन जानवरों को देते हैं। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसा माध्यम है जो कि टिकाऊ उत्पादन के साथ साथ मृदा के स्वास्थ्य को लगातार बनाए रखता है। अवशेष पुनर्चक्रण समेकित कृषि प्रणाली का वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, फसल अवशेष, मशरूम उत्पादन से निकलने वाले अवशेष आदि का पुनर्चक्रण करके मृदा के स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। इन अवशेषों के पुनर्चक्रण से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में लगातार वृद्धि होती है, जिसमें जीवाश्म कार्बन का बढ़ना, जल धारण क्षमता का बढ़ना, जैव विविधता का बढ़ना मुख्य रूप से देखा जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली टिकाऊ कृषि के साथ साथ मृदा के स्वास्थ्य का एक ऐसा माध्यम है जिसमें फसल अवशेष और अन्य जो अवशेष निकलते हैं उनके चक्रण के माध्यम से आप निरंतर मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। आज किसान सिर्फ उत्पादक नहीं, प्रोसेसर भी बन रहा है। सब्जियों से अचार, फल से जैम, दूध से पनीर, हल्दी से पाउडर। यही है द्वितीयक कृषि। जब फसल सीधे मंडी न जाकर ब्रांड बनती है, तब असली मुनाफा किसानों के हाथ में होता है। मूल्य वर्धन के लिए प्रमुख यूनिट ऑपरेशंस जैसे फसलों की साफ सफाई करना, पृथक्करण करना, सुखाना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लंबे समय तक स्टोर करना एवं विभिन्न तरह के पैकेजिंग मटेरियल्स का उपयोग करके उसे पैक करके उसके मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। इन तकनीकों का उपयोग करने के लिए आज बाजार में विभिन्न तरह के उन्नत प्रसंस्करण उपकरण जैसे क्लीनर्स, ग्रेडर्स, ग्राइंडर्स, फ्लोर मिल, दाल मिल, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एवं विभिन्न तरह के ऑयल एक्सट्रैक्टर्स मौजूद है। मूल्य जो श्रृंखला है आपकी शुरू होती है इनपुट प्रबंधन से। कृषि में इनपुट प्रबंधन से शुरू होती है, फिर उसके बाद उत्पादन के बाद आप भंडारण, संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, विपणन और उपभोक्ता से जुड़ाव, ये सभी मूल्य इसमें जुड़ते जाते हैं। जब ये सभी मूल्य जुड़ते जाएंगे तो उसी का हमने एक इतना अच्छे तरीके से हमने इसको करना है सभी श्रृंखला को कि उसका जो उपभोक्ता से मूल्य है वो किसान को बहुत अच्छे से मिल सके, उसको हमने ऑप्टिमम करना है। हमें किस तरह से फायदा होगा मूल्य श्रृंखला का, जैसे कि किसान प्रसंस्करण करता है तो कच्चा उत्पाद बेचने के बजाय वह दूध से पनीर बना सकता है, फल या सब्जी को सीधा बेचने के बजाय उससे अचार, मुरब्बा या फिर जैम, जली बना के बेच सकता है, तो उससे एक अच्छी कीमत मिलती है। संरक्षण कृषि यानी कम जुताई, मल्चिंग, फसल चक्र और भूमि को ढका रखना। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, कटाव नहीं होता और लंबे समय तक जमीन उपजाऊ रहती है। हम लोगों ने यहाँ एक संरक्षित खेती पर प्रयोग शुरू किया जो कि पिछले 7 वर्षों से चल रहा है। इसमें हम जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टेक्निक को अडाप्ट करके धान, गेहूँ के साथ साथ गन्ना, पेड़ी, गेहूँ की खेती कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब हम जीरो टिलेज के द्वारा जब हम बुआई करते हैं तो इसमें देखा गया है कि हम मृदा में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो हम सिंचाई में कमी लाते हैं लगभग 25 से 30%। इसके साथ साथ ऊर्जा पे भी हम कमी लाते हैं, जो हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं उसमें भी कमी लाते हैं, साथ ही साथ हम खेती की लागत में कमी लाकर उत्पादकता को बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें धान गेहूं में, जो किसान पराली को जला देते हैं धान की, तो इसमें हम लोगों ने पूसा डिकम्पोजर डाल करके
साथ ही साथ उसको मिट्टी में मिला दिया। और ये पिछले 4 वर्षों का अनुभव हम लोगों का ये बताता है कि मिट्टी में लगभग 20 से 25% तक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। साथ ही साथ इसमें मृदा में पानी की उपलब्धता भी बढ़ती है, जिससे कि सिंचाई उपयोग क्षमता भी काफ़ी वृद्धि होती है। कृषि प्रणाली में जब हम संसाधन संरक्षण की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य न केवल वर्तमान खेती के लिए अपितु भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा के लिए रहता है। संरक्षण खेती मूल रूप से 3 सिद्धांतों पर कार्य करती है, जिसमें पहला सिद्धांत है न्यूनतम जुताई का। न्यूनतम जुताई से हमारा तात्पर्य रहता है कि हम मिट्टी को अनावश्यक रूप से अलटे पलटे नहीं एवं इसकी संरचना को बनाए रखें। जब हम इसके दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, जो सिद्धांत स्थायी मृदा आवरण कहलाता है, इस स्थायी मृदा आवरण से हमारा तात्पर्य रहता है कि हम मिट्टी को वर्ष भर चाहे किसी भी प्रकार से मल्च के रूप में, फसल अवशेष से या फिर कवर क्रॉपिंग द्वारा इसको कवर रखें। इसके साथ जो हम जैविक कार्बन की जो बात करते हैं, वह जैविक कार्बन इसमें बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरे सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो तीसरा सिद्धांत कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का होता है फसल विविधता। फसल विविधता को हम अंतः फसल या फिर फसल चक्रण द्वारा निर्धारित करते हैं। देश भर में मौसम और मिट्टी अलग अलग है और समेकित कृषि प्रणाली की खूबसूरती ये है कि वो हर जलवायु के अनुसार ढल जाती है। शुष्क क्षेत्रों में बाजार, बकरी पालन, अनार, सब्जियां, तराई क्षेत्रों में धान, मछली, डेयरी सब्जियां, मैदानी क्षेत्रों में गेहूं, दालें, गाय, मुर्गी, बागवानी, पूर्वी उत्तर भारत में धान, बतख, मछली, सब्जी प्रणाली। जलवायु अनुसार मॉडल अपनाने से जोखिम घटता है और स्थायी आय सुनिश्चित होती है। समेकित कृषि प्रणाली को पुनर्योजी बनाना है तो हमें यह विशेष ध्यान देना होगा कि हमारी समेकित कृषि प्रणाली में जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का समावेश किया जाए, जिससे कि हमारा जो उत्पादन तंत्र के नेचुरल घटक हैं, जैसे कि हमारा भूमि तंत्र हो गया, जल तंत्र हो गया, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, जिससे कि हमें बहुत कुछ मिलता है, इसके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो जैविक कृषि पद्धतियां मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे फसलों में पोषण प्रबंधन के लिए हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, केंचुआ खाद है, बायो फर्टिलाइजर हैं। इसके अतिरिक्त हरी खाद है या दलहनी फसलों का समावेश है। इनके माध्यम से जब हम पौधों का पोषण प्रबंधन करते हैं तो फसलों के मुख्य और गौण पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के साथ साथ हमारी ये जैविक खादें, कई सारे कंसोर्सिया हैं, ये सब मृदा के चाहे भौतिक स्वास्थ्य हो, रासायनिक स्वास्थ्य हो या फिर उसका बायोलॉजिकल या जैविक स्वास्थ्य हो, इसका ख्याल रखते हैं। और हमारी मिट्टी आज की फसलों की पोषण की आवश्यकता को पूरी करने के साथ साथ हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी स्वस्थ रहती है और उनकी आवश्यकताओं का भी ख्याल रखती है। हमारे भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो जंगलों का एरिया है 33% के आसपास, उसे हम एकदम संरक्षित करके रखें। इसके अतिरिक्त जैविक और प्राकृतिक खेती के अंदर 10% एरिया हमें तुरंत लाने की आवश्यकता है। इस 10% और 33% को हम संरक्षित करें। उसके अलावा केमिकल आधारित उत्पादन तंत्र है जो, इसमें हम अच्छी कृषि पद्धतियों का समावेश करके हमारी आज की आवश्यकताओं के हिसाब से मैनेजमेंट करें और भविष्य की पीढ़ियों के आवश्यकताओं के हिसाब से भी इसका मैनेजमेंट करें, ताकि हमारा उत्पादन, फूड उत्पादन सतत बना रहे। इसके अलावा जो तीसरी आवश्यकता है वह यह है कि हमारे जो डिग्रेडेड लैंड है, जो प्रोडक्शन सिस्टम खराब हो चुके हैं, वहाँ पर भूमि का, जल तंत्र का और बायोडाइवर्सिटी का क्षरण हो चुका है, उसको हम कैसे पुनर्स्थापित करेंगे। इन सब चीज़ों में देखा जाए तो हमारी जैविक एवं प्राकृतिक खेती पद्धतियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। समेकित खेती केवल उत्पादन बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि भूमि को जीवंत रखने का विज्ञान है। गोबर से जीवामृत, खेत की मिट्टी से घन जीवामृत, फसल अवशेष से मल्चिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जैविक और प्राकृतिक तकनीकें खेती को रसायन मुक्त और टिकाऊ बनाती हैं। अलग अलग क्षेत्र में जोत का आकार अलग अलग है, कहीं जोत छोटी है, कहीं बड़ी है, और स्थानीय जो खान पीन की अलग अलग हमारी परिस्थितियाँ है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान ने पूरे भारतवर्ष में जो हमारे 74 केंद्र है उनके द्वारा ऑन स्टेशन व किसानों के यहाँ मॉडल विकसित किए हैं। ऑन स्टेशन हमने कुल 76 मॉडल विकसित किए हैं।
जिन मॉडल को पूरा हम किसान के यहाँ ले जा नहीं सकते, उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे OFR है उसमें हमने 73 मॉडल है वो किसानों के यहाँ उसका सुधार किया है, जिसके अंदर हम घटक वाइज उनके अंदर वैज्ञानिक नवाचार करते हैं। जैसे फसलों के अंदर हम नवाचार करते हैं, पशुपालन में नवाचार करते हैं, जिन क्षेत्र में मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के नवाचार कम करते हैं कि कम लागत। हमने ये देखा है कि मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च करके किसानों की आय दूसरे साल में ही 86% तक बढ़ाई जा सकती है। जो किसान भाई पूरे भारतवर्ष में है वो अपने यहाँ नज़दीक के ऑन स्टेशन मॉडल जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो मशीनरी है वो भी इन मॉडल को किसानों के यहाँ कम लागत में ले जाने के पूरे प्रयास कर रही है। सरकार इस दिशा में लगी हुई है। अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसके अंदर हमने जैसे पशुपालन या मुख्य घटक है उसको ध्यान में रखते हुए बाजरा नेपियर हाइब्रिड लगवाई है किसानों के यहाँ। सर्दियों में उनके पास यहाँ चारे की व्यवस्था नहीं है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने गन्ने के बीच में गोभी सरसों लगवाई है। इसके अलावा पशुओं के लिए रबड़ मैट है, मिनरल मिक्सर है, और गन्ने के अंदर जो रोग कीड़े आते हैं उनके लिए ट्राइको कार्ड आदि ये सब लगवाए हैं। इन सब के द्वारा कम लागत से किसानों की आय 2 या 3 साल में हम दुगनी कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से कार्बन क्रेडिट कमाने की संभावना। आज पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में काम कर रही है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल में फसल विविधता, पेड़ पौधों की बढ़ोतरी, कम जुताई और पशुपालन बायोगैस के कारण खेत में कार्बन का भंडारण बढ़ता है। आने वाले समय में किसान कार्बन क्रेडिट मार्केट से भी आय कमा सकेंगे, यानी खेती से कमाई, पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ ले पाएंगे। समेकित कृषि प्रणाली को हम कार्बन फार्मिंग या क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग का प्रारूप भी मानते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्रॉप, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से वानिकी जो और हॉर्टिकल्चर होते हैं, इनको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम मानते हैं, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसके कार्बन को ये पौधों में और मिट्टी में लॉन्ग टर्म के लिए सिक्वेस्टर कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसका अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करने के बाद हम बताते हैं कि फार्मर्स को पर हेक्टेयर कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन उन्होंने इसके थ्रू किया। उसके बाद अकाउंटिंग करने के बाद हम मोनेटाइजेशन करते हैं। तो इस तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को हम द कार्बन क्रेडिट मार्केट से लिंक कर सकते हैं। दूसरा ये है क्रॉप रेजिड्यू रिसाइकलिंग, इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसको बोलते हैं वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। क्रॉप रेजिड्यू रिसाइकलिंग करने के बाद हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, फिर उसको सॉइल में डालते हैं। सॉइल में जाकर वो फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करते हैं। तो इससे क्या होता है, तकरीबन 40 to 50% जो केमिकल फर्टिलाइज़र लोड है उसको हम कम कर सकते हैं। तो उससे जो भी उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके उत्सर्जन को हम इस तरह रोक सकते हैं। तो उस तरह भी मोनेटाइज कर सकते हैं कि अगर फार्मर्स 50% केमिकल फर्टिलाइज़र लोड कम किया, उसको भी हम कैसे मोनेटाइज करें, तो उससे भी बेनिफिट हम दे सकते हैं। उसको बोलते हैं एवॉइडेड इमिशन दैट कार्बन लिंक्ड क्रेडिट। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो भी
ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करता है, और जो भी हमारे इसमें कंपोनेंट हैं वो अच्छी तरह से कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं, और इसमें मृदा की जो जीवांत है, जीवाश्म है, और ये सब मेंटेन रहता है। समेकित खेती को वैज्ञानिकों से अच्छी तरह जानने समझने के बाद अब बारी थी ये जानने की, क्या हमारे किसान वाकई समेकित खेती करके अपने मुनाफे को कई गुना कर रहे हैं? तो हम निकल पड़े मेरठ के गांव भामोरी की ओर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसको किसान भाई बहन अपना रहे हैं, इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वो घाटे से मुनाफे की ओर खेती को लेकर जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी समेकित जो खेती है वो कर रहे हैं। तो शुरुआत करूँगी यहाँ से कि किस तरह से आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपना रहे हैं और किस तरह से आपने अपनी आय को बढ़ाया है। जी, ये वैदिक जैविक कृषि उद्योग के जो खेत हैं, फार्म है, जो एकीकृत कृषि प्रणाली पर आधारित हैं। तो हमने यहाँ पे कृषि में हमने मल्टी लेयर किया, जिसमें मल्टी लेयर के अंदर हमारा जो है पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, क्लेम्बर्स हैं, क्रीपर्स हैं, और यहाँ तक कि खरपतवार भी हैं, जो घास, जो औषधीय पौधे हैं वो भी। तो उन सब को हमने ले करके इसका यूटिलाइजेशन करते हुए इनके साथ में अपना डेयरी उद्योग को जोड़ा, और डेयरी उद्योग को जोड़ने के बाद में जो इनके फसल से हो चाहे डेयरी से हो, यानी कि पशु पक्षी पालन से हो, उन सब को मिला करके जो भी हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से निकलता है, उत्पाद निकलता है, उसका प्रोसेसिंग यहाँ पे करना शुरू किया। और ना केवल मैं नहीं, जो हमारे सम्मानित किसान हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं, इस तरह की समेकित खेती करते हैं, एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाते हैं, उन सब के लिए ये प्रोसेसिंग सेंटर है। पशु पाल रहे हैं जी, मछली पालन भी है, डेयरी कर रखी है। अच्छा। उनसे ज़्यादा आमदन, खेती से भी ज़्यादा आमदन है उनमें, उस जुड़ी ही खेती से ही है सब। जी बिल्कुल। हम जो है जैविक खेती के साथ साथ में पशुपालन भी करते हैं जी। पशुओं का दूध, घी, वो जो है सभी के लिए बहुत अच्छा, उसकी भी बिक्री करते हैं। और जो अपना गन्ना मुख्य फसल है, तो उसको जो है यहाँ गुड़ बनवाने के लिए सुनील भाई के प्लांट में आके और उसकी अच्छी बिक्री करके, जो नॉर्मल रेट हमारे यहाँ लगभग 60 रुपये किलो गुड़ का है, तो हमारा 100 प्लस में जैविक चला जाता है जी। तो इसका लाभ हमें बहुत अच्छा मिला है। और जैविक खेती करने से जो है कई तरह की बीमारियाँ पशुओं में भी नहीं आई, और जो हम जब से जो कर रहे हैं कार्य, हमें भी इसकी दिक्कतें जो है सामने नहीं आई। मैं इंटीग्रेटेड खेती से तात्पर्य ये रखता हूँ कि जैसे कि हम पशुपालन करते हैं जिससे हमें दूध, घी, मक्खन, पनीर ये सब मिलता है। हम मधुमक्खी पालन करते हैं जिससे हमको शहद मिलता है। शहद एक बहुत अच्छा आजकल के मार्केट में ये है जिसका बहुत अच्छा आमदन हो सकती है किसान को, वो है। दूसरा, हम डेयरी के में दूसरे जो उन्नत किस्म के पशु हैं उनका वो करते हैं। और हम वर्मी कंपोस्ट जो कि हम दूसरे गमले वगैरह, पार्क वगैरह में जो शहरों में सप्लाई होता है, उसका भी एक प्लांट लगाया हुआ है वर्मी कंपोस्ट का, जो बड़ी अच्छी एक आमदन का साधन जो है किसानों के लिए उपलब्ध है। और दूसरा, हम जितने भी हॉर्टिकल्चर में चले जाते हैं, बागवानी हमने लगाए हुए हैं। हमारे पास नींबू का 350 पेड़ नींबू के लगाए हुए हैं, जिससे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है, जिससे हम अचार वगैरह बनाते हैं। अचार वगैरह हमारे सप्लाई होते हैं, ठीक है जी, जिससे भी एक किसान की आमदन बढ़ाने का बहुत अच्छा स्रोत है। और हम उसके आगे चले जाते हैं, हम फल सब्जियां भी उत्पादन करते हैं, जिससे मानव के लिए एक बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं, कैंसर जैसे भयानक रोगों से जो है उनको मुक्ति मिल रही है, और लोग बाग आ रहे हैं ये ऑर्गेनिक फार्म पर और सब्जी खरीद करके अपना स्वास्थ्य लाभ उनको मिल रहा है। गन्ने के साथ साथ गेहूं की फसल भी उगाते हैं, जिसके अंदर बीच में जगह जो रहती है उसमें गेहूं उगाते हैं, सरसों भी उगाते हैं। साथ ही साथ हमने जैविक खाद का भी प्रोग्राम चला रखा है अपने गाँव में, और 2 साल से केला भी लगा रखा है, और कुछ पेड़ नींबू के हैं, आम के भी हैं। इससे हमारी आमदन तो दुगनी हो ही रही है। और कुछ ऐसा है, जो गोबर हमारा था तो कूड़ी पे डाल देते थे, लेकिन अब हम उस गोबर को ही किलो के हिसाब में बेच रही। खेती करता हूँ, किसान हूँ, और जो साथ में पशुपालन भी कर रखा है, और उसका दूध बेचते हैं, और थोड़ा जो है ये आमदनी है खेती के साथ साथ में। बस खेती के साथ साथ में पशु रख रखे, उनसे आमदनी है जी। खेती की तो है ही, और पशुओं की भी है। कृषि की खेती के साथ साथ दूध उत्पादन का कार्य और बागवानी का कार्य, और साथ साथ में मधु पालन का कार्य भी हो रहा है।
तो ये मतलब खाली केवल एक पैसे के पर्पज ही नहीं है। ये जैविक खेती करने का मतलब है कि प्रकृति के मित्र बनना, लोगों को सेहत परोसना, कि पैसे से ज़्यादा लोगों की जो सेहत है आज के समय में, जो कैल्शियम मतलब ये जो जितना भी बीमारियां आई हुई हैं, ये सब हमारे रासायनिक खादों से उनसे ही आ रही है। तो हमें क्या है कि आज के समय में जागरूक होना है, और अगर हम एक साथ में बहुउद्देश्य तरीके से खेती को करेंगे तो पैसे के साथ साथ में हमारा समाज भी सुधरेगा, हमारी सेहत भी सुधरेगी और हमारा वातावरण भी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम सिर्फ खेती नहीं, एक सोच है जो हर अवशेष को संसाधन बनाती है, हर बूंद को कीमती बनाती है और हर किसान को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाती है। इसी संदेश के साथ आज की चौपाल चर्चा को देंगे यहीं विराम। अगली बार एक नए गांव और एक नए विषय पर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमें टीवी पर नहीं देख पाए हैं तो आप हमें यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी रिंकी त्यागी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।